शुक्रवार 17 जुलाई को गृह मंत्रालय से जारी एक आदेश ने पूरी दिल्ली में हलचल मचा दी। यह आदेश था दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदलने का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने गुरुवार को सेंट्रल डेपुटेशन से उनके मूल कैडर AGMUT में वापस भेजा था। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कौन है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार। AGMUT कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं अनुराग कुमार। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। IB में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात रहे। 20 साल बाद IB से दिल्ली पुलिस में वापसी हुई है। 2010 में पुलिस मेडल से सम्मानित हुए। 2016 में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस मेडल से नवाजे गए। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने अपने 32 साल के करियर में करीब 20 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में बिताए। राष्ट्रीय सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म में महारत रखने वाले नए कमिश्नर का पहला और सबसे बड़ा हथियार होगा खुफिया आधारित पुलिसिंग। अब तक दिल्ली पुलिस अपराध होने के बाद एक्शन में आती थी, लेकिन अनुराग कुमार का प्लान अपराध को होने से पहले ही रोकना होगा। इसके लिए वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सीधे केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनुराग कुमार के सामने अब नई तरह की चुनौतियां भी होंगी। अगर उन चुनौतियों की बात करें तो आंतरिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार बड़ा चैलेंज होगा। पुलिस महकमे के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर लगाम लगाना, थानों के SHO की पोस्टिंग और प्रशासनिक फैसलों पर पारदर्शिता को बहाल करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया आधारित पुलिसिंग, IB के अनुभव का उपयोग कर दिल्ली पुलिस की खुफिया विंग को अधिक मजबूत बनाना, राजधानी में आतंकी खतरों को पहले से अनुमान लगाना और आतंकवाद विरोधी तंत्र को चाक चौबंद रखना, संगठित और साइबर अपराध पर लगाम लगाना, दिल्ली में बढ़ रहे वसूली, इंटर स्टेट गैंग्स पर रोक लगाना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जमीनी स्तर पर काम करना, राजधानी के संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजनीतिक आंदोलन और प्रदर्शनों को शांतिपूर्वक संभालना। साफ है, आयुक्त के तौर पर अनुराग कुमार को कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। आज के दौर में दिल्ली का आम नागरिक सबसे ज्यादा परेशान साइबर फ्रॉड और स्ट्रीट क्राइम से है। अनुराग कुमार एक इंजीनियर भी हैं, इसलिए तकनीक को लेकर उनका नजरिया बेहद साफ होगा। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली के सड़कों पर डार्क स्पॉट्स की पहचान कर वहां पर पिकेट चेकिंग और PCR की गश्त को बढ़ाना, क्योंकि पिछले कुछ समय में दिल्ली में वसूली, गैंग वॉर, चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम हुई हैं। ये ऐसे अपराध हैं जो आम लोग और समाज में डर पैदा करते हैं। ऐसे अपराध पर अंकुश लगाना जरूरी है ताकि आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे। अब देखना है कि नए आयुक्त के आने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था में किस तरीके के बदलाव नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, नए पुलिस कमिश्नर के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ये सबसे अहम और प्रमुख सवाल है। नए पुलिस कमिश्नर के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है, अचानक ये जो फेरबदल हुआ, इस फेरबदल के पीछे का कारण क्या है। यानी पुराने को हटाया गया, नए को लाया गया, तो ये फेरबदल हुआ, तो इस फेरबदल के पीछे का कारण क्या है। तीसरा प्रश्न, दिल्ली पुलिस में नए आयुक्त यानी नए कमिश्नर साहब क्या बदलाव लाएंगे, क्योंकि हर आदमी के कार्य करने का तरीका अलग होता है, कार्य करने की शैली अलग होती है, और जो प्रमुख होता है उनके कार्यशैली के आधार पर ही पूरा विभाग कार्य करता है। तो जो नए पुलिस आयुक्त की पृष्ठभूमि पिछले कुछ सालों की रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की कार्य संस्कृति में भी कुछ चेंजेस आने वाले दिनों में नजर आएंगे। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और पूर्व IPS अधिकारी एलन राव साहब भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एलन राव साहब, आपसे शुरू करूंगा सर। आपके विभाग का मामला है ये। मैं बहुत ज्यादा राजनीति रणनीति के सवालों
को लेकर आपके पास नहीं आऊंगा। मूल प्रश्न यह है कि आईपीएस अनुराग कुमार जो तकरीबन 32 साल की सर्विस में 20 साल आईबी में रहे और इससे पहले दिल्ली में वो डीसीपी रहे थे 20 साल पहले, और उसके बाद वो आईबी में चले गए और अब एक बार फिर से अपने मूल कैडर में वो लौटे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जब 20 साल किसी दूसरे सेंट्रल डेपुटेशन में किसी आईबी जैसे विभाग में कोई अधिकारी कार्य करे और उसके बाद एक राज्य का आईबी में कार्य करना और किसी पुलिस महकमे में ग्राउंड में काम करना, जिले में डीसी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एसीपी, डीसीपी के तौर पर काम करना और उसके बाद डीजी पुलिस या फिर कमिश्नर के तौर पर काम करना, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं और आईबी जैसे जगह से आकर पुलिस प्रमुख बनना क्या कार्य संस्कृति में बदलाव लाता है? सर नमस्कार, आपको सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। आज सुबह सुबह ये ऑर्डर देखकर मैं भी चौंका एक बार कि जनरली कमिश्नर पुलिस को हटाने से पहले कवायदें चलती है, उसमें सिस्टम में कमिश्नर पुलिस को लगाएंगे तो 2-3 कमेटी बनती है, वो अपॉइंट करती है, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो 2 साल का सर्विस बची होती है, उसको लगाया जाता है। ऐसी कई चीजें होती हैं, लेकिन इस प्रकार से अचानक किसी कमिश्नर को हटाकर और दूसरे किसी कमिश्नर को लगाना ये बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा है। बट एनीवे, सरकार का आदेश है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। जहां तक अनुराग कुमार साहब की बात, ये बात सही है, आपने सही कहा। 20 साल पहले ये यहाँ पे दिल्ली के डीसीपी रहे, उसके बाद आईबी में चले गए और काफी सालों से आईबी में रहे हैं। मैं जब ये डीसीपी नॉर्थ ईस्ट थे, मैं इनके साथ में काम भी कर चुका हूँ, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिसर हैं और इनकी कार्यशैली भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छे समझदार तरीके से ये पब्लिक के ग्रीवांसेस को सुनते हैं, उनको रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक बात है इनकी, ऐसे हालात में देखिए, अभी आज की डेट में पुलिस, ये आपने सही कहा कि पुलिस की वजह से या सर, आप राव साहब आप म्यूट हो गए, आप चेक कीजिए, आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही है आज की तारीख में। हाँ भाई, देखिए क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और क्राइम भी ऐसा बढ़ रहा है, एक्सटॉर्शन, फिरौती, क्रिमिनल्स, जो इंटरस्टेट गैंग्स हैं, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला है। और खासतौर से साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत ज्यादा फुल हुआ है। आम पब्लिक इन सारे क्राइम से त्रस्त है, मैं आपको बता दूं। और उसके अलावा पब्लिक की, जो मैं समझता हूँ एज ए सीनियर सिटीजन ऑल्सो, और मैं 12 साल पहले सर्विस छोड़ चुका हूँ, और अभी जितना हमें मालूम होता है पुलिस के बारे में, आज की डेट में दिल्ली पुलिस की छवि बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। लोगों की बता रहा हूँ मैं, तो लोग हमसे बात कर रही हैं। उसकी वजह कई है। तो क्राइम कंट्रोल में नहीं हो रहा है। दूसरा, पब्लिक का जो इंटरेक्शन है पुलिस के साथ, खासतौर से एसएचओ लेवल और पुलिस स्टेशन के लेवल के साथ में, उनका इंटरेक्शन, जो रिट्रैक्शन जो भी है पुलिस का, उनसे मेल मिलाप करना या उनसे साथ में मिलजुल कर पुलिसिंग करना। जैसे एक स्कीम चली हुई है यहाँ पर, ईज एंड आयर स्कीम, वो उसको इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। और इंटेलिजेंस नेटवर्क, जैसे आपने बहुत सटीक बात बताई है कि क्राइम को रोकना बड़ा जरूरी है। क्राइम को रोकने के लिए हमारे पास जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारा जो खुफिया तंत्र है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूँ, क्योंकि क्राइम हो जाए उसको पकड़ना, उसमें तो नुकसान तो किसी का हो गया, उसके बाद पुलिस पकड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन क्राइम को होने से रोकना, मैं इसको श्रेय देता हूं। और मैं समझता हूं कि नए पुलिस कमिश्नर साहब, जिनका 20 साल का आईबी का यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक्सपीरियंस है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में खासतौर से यही काम होता है कि खुफिया तंत्र को किस प्रकार से इसको चुस्त और दुरुस्त किया जाए। और खासतौर से इनका एक्सपीरियंस है जम्मू एंड कश्मीर का भी, वहाँ का है। आईबी का जो टेबल पे रहे थे, आईबी के जो डेस्क बोलते हैं उसको, वो JNK डेस्क में भी रहे। और दूसरे इंसर्जेंसी का भी देखा इन्होंने, एंटी टेररिस्ट का भी देखा है। हर प्रकार का इन्होंने आईबी में ये पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैं समझता हूँ कि इनका पूरे जो नॉलेज है, जो इनका पूरा एक्सपीरियंस है, उसका पूरा भरपूर फायदा यहाँ पे दिल्ली पुलिस में होगा। और जो दिल्ली पुलिस में अभी तक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। नो डाउट चैलेंजेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्राइम मुंह बाएं खड़ा है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है।
और दूसरे और कई चैलेंजेस जैसे करप्शन की बात है। सर मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊं उससे पहले एक आम आदमी के तौर पर, कॉमन सिटीजन के तौर पर एक जो सवाल मेरा है कि जैसे आपने कहा ना कि कोई इंसान अगर 20 साल का जो वक्त होता है वो छोटा नहीं होता है। आप दाएं बाएं है, वो आईबी में ही रहे, मतलब एक तरीके से कहे तो उन्होंने अपने सर्विस का जो 60% टाइम है वो उन्होंने आईबी को ही दिया है और अलग अलग चैनल्स में वो आईबी में रहे हैं। तो ऐसे में उनका अपना एक नेटवर्क भी डेवलप हुआ होगा, उन्होंने अपना एक नेटवर्क भी डेवलप किया होगा ऐसे। और आपको पता जिस तरीके के अपराधों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार की बात कर ले, गैंगवॉर की बात कर ले, ड्रग्स की बात कर ले, इसमें जो आईबी के इनपुट्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत ऐसी जानकारी इनके पास खुद होगी जो दिल्ली पुलिस में बड़े बड़े अधिकारियों के पास नहीं होगी, क्योंकि इनसे होकर अब तक सूचना दिल्ली पुलिस को आती थी, अब इनके पास वो खुद इनके पास होगी। तो आपको नहीं लगता कि इनके लिए और ये नए किस्म का अपराध जो आज की तारीख में हो रहा है उसमें इनका आईबी का जो बैकग्राउंड है 20 सालों का, ये बड़ा मददगार होगा? जी बिल्कुल मददगार होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं स्पेशल सेल में 14 साल सर्विस किया है। ओके। वहाँ स्पेशल सेल का और इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत बड़ा तारतम्य होता है, बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है। और मैं समझता हूं जितना स्पेशल सेल में जितना काम हो रहा है वो मैक्सिमम काम अपने बलबूते के अलावा आईबी की इंटेलिजेंस इनपुट पे बहुत ज्यादा काम होता है। खासतौर से एंटी टेररिस्ट मेजर्स हैं, दूसरा खुफिया तंत्र के हिसाब से जो कामें होते हैं जो बताते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑल्सो। आईबी ने अपने अपने तरीके से इतने केसेस हमको पकड़वाए हैं, यानी कि खबर उनकी और ऑपरेशन हमारा। तो ये मैं समझता हूँ कि खबर बहुत ज्यादा है इसके पास, इनके पास, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ की दिल्ली की रग के बारे में, क्योंकि रहते भी दिल्ली में है, दिल्ली में ही आईबी में काम किया है, दिल्ली की टोपोग्राफी से मालूम है, क्योंकि ये दिल्ली में डीसीपी तक और एसीपी तक रहे हैं यहाँ पर। तो पूरा इनको नॉलेज भी है दिल्ली का, और अच्छे खासे सक्सेसफुल डीसीपी रहे हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, बहुत कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, उसको इन्होंने कंट्रोल किया और बहुत बखूबी अच्छे से तरीके से। मैं ठीक है, मैं आपके पास, ठीक है राव साहब, मैं आपके पास आता हूं। अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। सर ये जो बदलाव है, ये बदलाव दिल्ली के लिए कितना फ्रूटफुल होगा? और जैसे सर ने कहा, जब मेरे पास भी नोटिफिकेशन आया ना, मैं भी चौंका कि भाई अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि जब इस तरीके के चेंजेस होते हैं, पुलिस कमिश्नर तो देश में हर राज्य में है जहां जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक अलग भौकाल होता है। आप अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए और मुंबई पुलिस कमिश्नर बन गए तो रिटायरमेंट के बाद भी आपका भौकाल आपके साथ चलता है। तो उस पद पर अचानक से इतना बड़ा चेंजेस आ गया, तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आपके हिसाब से क्या ये जो बदलाव है, ट्रांसफर है, दिल्ली के लिए होगा? देखिए धनराज जी, सबसे पहले तो आपकी जी मीडिया के माध्यम से मैं दिल्ली के नवनियुक्त जो आयुक्त हैं अनुराग जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई अनुराग जी को। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अनुराग जी के नेतृत्व में जो उनका एक्सपीरियंस आपने बताया जिस तरह से, और जिस तरह से जो उनका अनुभव है अच्छा खासा आईबी में और अन्य जगहों पर, जैसे अभी अधिकारी भी बता रहे थे जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में काम आएगा। दिल्ली को एक प्रभावशाली कानून व्यवस्था मिलेगी उनके नेतृत्व में। और निश्चित तौर पर अनुराग जी दिल्ली को पूरी तरह से अपराध मुक्त और सुदृढ़ कानून व्यवस्था दिल्ली वासियों को देने में कहीं ना कहीं सक्षम होंगे। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन समन्वय स्थापित करके दिल्ली को अपराध मुक्त राजधानी बनाने का काम अनुराग जी करेंगे। कई बात ट्रांसफर की, देखिए ट्रांसफर की यदि हम बात करें, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हो, आईपीएस या आईएएस अधिकारी हो, जो कार्यकाल पूरा होता है या नहीं होता है ये तो अलग की बात है, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारण ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बड़े जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जो अधिकारी होते हैं पुलिस में, जो उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं, वो उनका एक प्रशासनिक कारण होता है, जिस कारण जो है कहीं ना कहीं या तो ट्रांसफर किया जाता है या कहीं कोई नई नियुक्ति की जाती है। उसमें कोई डिबेट का कोई कारण बनता नहीं, कोई चर्चा का कोई कारण नहीं बनता। कोई अधिकारी है, अधिकारियों ट्रांसफर होते रहते हैं, कोई भी सरकार रहती है, चाहे आप किसी राज्य की बात कीजिए, सेंट्रल की बात कीजिए, कोई भी अधिकारी
सक्षम होता है उसको मौका दिया जाता है और देना भी चाहिए। कुछ सरकारें पहले तो ऐसी थी जो चहेते लोगों को ही बनाते थे कि भाई मेरा चहेता है उसको आप ये वाली पोस्ट दे दीजिए, अच्छी पोस्ट उसको दे दीजिए, खराब पोस्ट किसी और को दे दीजिए। इस समय ऐसा नहीं होता है। केंद्र सरकार में एक ऐसी सरकार है जो सभी को मौका देती है काम करने का, और कहीं ना कहीं जो अफसर हैं, जो IAS ऑफिसर हैं, IPS जो भी ब्यूरोक्रेट हमारे देश में है, उनको उनकी काबिलियत के आधार पर जो काम किया जाता है, इस पर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा मूर्ख इस देश में कोई है नहीं। अधिकारियों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट के ऊपर राजनीतिक चर्चा करना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना बिल्कुल गलत है। अधिकारी अनुराग जी बहुत काबिल अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, काफी अनुभवी है। उनका अनुभव दिल्ली को अपराध मुक्त राजधानी बनाने में बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ आपसे। ठीक है मनीष जी, ये जो चेंजेस दिल्ली पुलिस में हुए हैं, पुलिस प्रमुख को चेंज किया गया है, बदला गया है, इस फैसले ने क्या आपको भी, आपके लोगों को, आपके जो संगठन के लोग हैं उनको भी क्या चौंकाया, और क्या एक्सपेक्टेशंस लगते हैं आपको कि क्या चेंजेस ये लाएंगे अनुराग जी? आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। अनुराग जी, ये कोई चौंकाने वाला, कोई आश्चर्यचकित करने वाला ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो जानती है देश ज्वलंत मुद्दाओं से किस प्रकार को नजरअंदाज किया जाए, कैसे देश के लोगों को भटकाया जाए। इसमें उन्हें PhD हासिल है, महारत हासिल है। हटाना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान को, ट्रांसफर होना था धर्मेंद्र प्रधान का, और उन्होंने हटा दिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। अरे अभी जो नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर आ गए, शायद उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था जहां तक मुझे पता है। हाँ, और आपने वो 2027 में उनका रिटायरमेंट था, मई 2027 में, अभी 11 महीने बाकी थे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, कि किस प्रकार से लोगों को का ध्यान जो है किस प्रकार हटाया जाए। जो मुद्दाएं हैं, जो कि आज देश के लोग, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, E20 पेट्रोल की जो कारण जो तकलीफ हो रहा है, उनसे नाराजगी हो रही है, और जो सोनम वांगचुक जी का जो 18वां दिन 19वां दिन जो अनशन चल रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना चाहिए था और उन्होंने हटाकर लाया अनुराग कुमार को। खैर, अनुराग जी को लाया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम पूरी तरीके से उनको शुभकामनाएं देते हैं, और ये मानते हैं कि उनके नेतृत्व में दिल्ली क्राइम फ्री होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल में क्या दिल्ली की महिला अपने आप को अपराध, अपने आप को सेफ महसूस? तो सबसे बड़ा सवाल में ही कम से कम 950 से छोटे बच्चों का गुमशुदगी जो होगा, और इसमें दिल्ली पुलिस नहीं तोड़ पाई। तो ऐसी मैंने आपको दो चीजें गिनाई, जो ऐसी कई सारी इसमें है। हमें ये देखना है कि अनुराग जी किस प्रकार से इसमें सफलता हासिल करते हैं, और हम उनको तो अभी यही शुभकामनाएं देते हैं। अभी अब वो उनका अनाउंसमेंट हुआ है कि वो आए और दिल्ली को कम से कम दिल्ली के ठीक है। मैं सर ठीक है, डॉक्टर साहब एक मुझे 2 मिनट दे दीजिए आप। आसिफ साहब के पास आता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मोहम्मद आसिफ साहब, ट्रांसफर्स जब होते हैं या टॉप लेवल पर जब कोई चेंजेस होते हैं, और वो भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर जैसा पद, जैसे मैंने कहा ना कि पुलिस कमिश्नर तो देश में बहुत हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अपना एक रौला है, अपना एक भौकाल होता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का अपना एक रौला है, अपना भौकाल है। तो बहुत लोग लालायित भी होते हैं इस पद पर आने के लिए, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। आपके हिसाब से इस ट्रांसफर, ये क्या नॉर्मल ट्रांसफर आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई वजह है, कोई बात है? आसिफ साहब, आसिफ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज चेक कीजिए
उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, वो बोल भी नहीं रहे। ठीक है, उनको एक बार चेक कर लीजिए। आवाज रुक क्या आ रही है धर्मेंद्र जी, रुक क्या आवाज आ रही आपकी? अब आपकी आवाज़ दुरुस्त आई है। सवाल सुन लिया या मैं रिपीट कर दूं? चलिए ठीक है, इनको एक बार ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए दोबारा। हाँ ठीक है, और डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा था, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि अचानक तबादला कर दिया गया, ये गलत है, कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। मैं आपको बता दूं, पंजाब में किसकी सरकार है? धर्मराज की, आम आदमी पार्टी की सरकार है, मनीष झा जी की सरकार है। अब मैं बताता हूँ आपको, 2026 अभी जून में 2026 में ये समझिए एक सुचारू काम का सुनिश्चित करने के लिए गिरीश दयालान एक IAS ऑफिसर है, उनको समय से पहले ट्रांसफर किया गया। ठीक है। दूसरा, इसी मई 2026 में फरीदकोट में कई डिस्ट्रिक्ट जज थे और कई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, SSP थे, जिनका समय से पहले अचानक ही मतलब बिना किसी मतलब बातचीत के उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कौन जिम्मेदार था? क्या साजिश थी भाई आपके उनके पीछे? बताइए। हर समय राजनीति अच्छी नहीं होती मनीष झा जी, समझ लीजिए आप। ये तो झूठ बोलकर आप गुमराह करते हो कहीं ना कहीं लोगों को, कहीं ना कहीं आप राजनीतिक रोके सेकने काम करते हो, झूठ बोलकर तो जनता को भ्रमित करने का काम करते हो। ये छोड़ दीजिए भाई। यही कारण है कि जनता स्वीकार कर रही है आपको। मतलब अपने राज्यों में आप ट्रांसफर कर दें, नियुक्ति कर दें, वहां कोई साजिश नहीं है, वहां कोई कार्रवाई नहीं है, वहां कोई जांच पड़ताल नहीं होती। दिल्ली में यदि कमिश्नर चेंज कर दिया, वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है भाई, सभी को मौका मिलना चाहिए। उस पर राजनीति कर रहे हैं, शरण मानी चाहिए मनीष झा जी यार। हटाना था किसी को, हटा दिया किसी और को। अरे पंजाब में किसको? अरे पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, SSP और IAS ऑफिसर का ट्रांसफर किया गया समय से पहले, क्यों किया गया? हाँ चलिए ठीक है, अगली बार जब होगा उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा लिस्ट। चलिए ठीक है अभी ठीक है एक मिनट। धर्मेंद्र प्रधान को कब हटा रहे हो आप ये बता दो। धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटेंगे। चलिए ठीक है सर छोड़िए, एक मिनट रुकिए। मनीष जी और उनकी पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, संभवतः धर्मेंद्र प्रधान को हट जाना चाहिए था, लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ ना, इसने जीवन दे दिया है उनके कार्यकाल को, और ज्यादा लाइफ स्पैन बढ़ा दिया है। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज। हाँ जी मनीष जी, कुछ कह रहे थे आप? मनीष भाई बोलिए। मैं बोल रहा था कि देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो अचानक से उनका फेरबदल करना कार्यकाल के पहले, कुछ न कुछ जो दिल्ली की खराब लॉ एंड ऑर्डर है, दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कई सीरीज ऑफ दर्जनों हॉक्स कॉल्स आए थे, स्कूल्स में आए थे, लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी आई थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग रहा है पिछला दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यकाल। चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, साइबर क्राइम है, महिला सुरक्षा है, और आतंकी खतरे को जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के नेतृत्व में अभी तक इन सब चीजों का जो सफलता है, इसका अभी तक इन्होंने हल नहीं निकाल पाए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ऊपर के जो लोग हैं, जो सरकार है, वो भी इन सब चीजों को देख रही है। और मैं बताता हूं, दिल्ली पुलिस की जो छवि है लोगों के बीच में, वो काफी नकारात्मक है। इसमें सुधार की बेहद आवश्यकता है। और जिस प्रकार से लोगों के बीच में रोष बढ़ रहा है, खासकर दिल्ली पुलिस को लेकर, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, करंट आंकड़ा, मेरे पास जनवरी फरवरी का आंकड़ा है, और आपको भी पता होगा कि 950 बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ है, बच्चे लापता हुए हैं, जिसको दिल्ली पुलिस जिसके अभी तक उसको क्या है नहीं है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाई है। तो इस प्रकार का चीज जिसमें आम जनमानस के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस का एक जो कैरेक्टर है, जो इन्फ्लुएंस है, वो साफ करने की छवि के लिए दिल्ली पुलिस के अनुराग कुमार जो तेज तर्रार अफसर रहे हैं पूर्व में भी, और उनको दिल्ली का कार्यकाल है, उनको लाया गया है। दिल्ली सरकार सोच के, या सरकार ये सोचते हुए कि उनके कार्यकाल में दिल्ली पुलिस की छवि जो है आम लोगों के बीच में अच्छा बने। हम तो फिर से शुभकामनाएं। चलिए ठीक है सर, ठीक है मनीष भाई, आता हूं आपके पास। आसिफ साहब, सर आपको अगर मेरी आवाज आ रही तो प्लीज हामी भर दीजिए। आसिफ साहब, आवाज आ रही है?
और ये धर्मराज जी आवाज आ रही है? ठीक है सर, सवाल मैं रिपीट कर देता हूं। ये इस जो ट्रांसफर हुआ है दिल्ली पुलिस में टॉप लेवल पर, पुलिस कमिश्नर को समय से पहले हटाकर नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, आपके हिसाब से क्या वजह है, क्या कारण रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो नए कमिश्नर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं। जो पिछली कुछ वक्तों सालों के अंदर जो पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है उससे मुक्त होकर दिल्ली के अंदर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं हर दिल्ली वासी कि नए कमिश्नर के नेतृत्व के अंदर क्राइम पे कंट्रोल होने में कुछ उम्मीदें जगेंगी। आज दिल्ली किस तरीके से क्राइम का अड्डा बन चुका है, एक सिंडिकेट तरीके से दिल्ली के अंदर क्राइम चल रहा है। जेल से कॉल आते हैं, हत्या होती है, जेल से कॉल आते हैं, फिरौती ली जाती है। और ड्रग्स का भी दिल्ली के अंदर जिस तरीके नेटवर्क है, बहुत लंबा, कुछ अरसे में 10-12 साल के अंदर दिल्ली में ऐसे फैल गया है कि उसको रोक पाना बड़ा टफ सा लग रहा है, क्यों हर दिल्ली वासी परेशान है आज क्राइम से। रात को निकलते में उसको डर लगता है। किस तरीके से रोडों पर हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से साइबर क्राइम आज दिल्ली के अंदर चरम सीमाओं पे है। और इसकी जीती जागती मिसाल मैं खुद हूं। मेरा फोन हैक किया गया, उसके बाद में मेरी जो फोटो लगी थी उससे अलग अलग अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर कराए गए। और मैं तकरीबन अपना नंबर हैक होने के बाद में थाने पहुंचता हूं और थाने पहुंचने के बाद में मुझे साइबर सेल भेजा जाता है। उस साइबर सेल के अंदर आपके 2 बजे तक रुकता हूं, लेकिन रिजल्ट आता सन्नाटा बटा सन्नाटा। 3 दिन तक उस नंबर पर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो पैसे ट्रांसफर कराते हैं। और मेरे नंबर पे ना तो कॉल आ सकती, ना मैं उस पर स्टेटस लगा सकता, ना किसी को बता सकता। ये इसका जीती जागती मिसाल धर्मराज जी मैं खुद हूं। और मैंने सब जगह कंप्लेंट्स की और क्या रिजल्ट मिला सबके सामने है। ना तो रुपए वापस आए, ना उन अकाउंट्सों के अंदर जाने पैसे बंद हुए, ना उनका पता चला वो कौन कौन से लोग अकाउंट पे बैठ के चला रहे थे जिनके अंदर वो पैसे ट्रांसफर करा रहे थे। ना तो उन अकाउंटों को सील किया गया, ना किसी चीज को बंद किया गया। 36 घंटे से 3 दिन तक पैसे उसके अंदर ट्रांसफर होते रहे। जिस तरीके की दिल्ली के अंदर ठगी हो रही है, कभी पुलिस के नाम पे कॉल आता है, कभी आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, आप फटाफट पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। तो साइबर क्राइम है ना, लोगों को किस तरीके से लोग डर के पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। आप कुछ भी कह लीजिए, जो आपके साथ होना है वो होना है। मैंने जब कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा वेट कीजिए, वेट जब तक कीजिए जब तक आपका नंबर चालू नहीं हो सकता, उसके बाद आप स्टेटस लगाइए कोई आपके अकाउंट्स में फ्रॉड है, पैसे ट्रांसफर ना करें। वो 3 दिन लगते हैं। वो 3 दिन के अंदर जिन लोगों ने मेरे चेहरा देखकर मेरे नाम पर पैसे दिए, किसी का 1 रुपया वापस नहीं आया, ना उन क्रिमिनल्स का कुछ हुआ। तो उम्मीद करते हैं नए कमिश्नर साहब से कि शायद वो सरकार से मुक्त होकर दिल्ली की जनता का काम करेंगे। सरकार की अगर छवि में रही, ये जो गुजरात मॉडल दिल्ली के अंदर चला है ना सिंडिकेट वाला, इससे मुक्त होना पड़ेगा, जब भी कुछ राहत दिल्ली वासियों को मिल पाएगी। जैसे पिछले हालात अभी हमने देखे हैं, पुराने कमिश्नर रहे हो वो इससे बाहर नहीं निकल पाए और दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। किस तरीके से आप देखिए हत्याएं होती हैं, उन हत्याओं से बाहर निकलना होगा और उन लोगों को, दिल्ली वालों को राहत देनी होगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, हम सरकार, दिल्ली की सरकार मिलकर हम काम करेंगे। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब, कमिश्नर आप ही की सरकार 12 साल से दे रही है दिल्ली वासियों को, वही नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, आप ही की छत्र छाया के अंदर सब कुछ हो रहा है, आप इससे बाहर निकाल नहीं पा रहे 12 साल से। आज दिल्ली को जो क्राइम का अड्डा बनाने में सिंडिकेट चलाने भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है, इससे मुक्त नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट तो बोल सकते हैं सर, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अरे रुक जाइए, अरे रुकिए, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट। देखिए, किसी चीज को अगर हम पॉलिटिकलाइज करेंगे ना, एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में रहेंगे, तो समस्या के मूल जड़ तक हम नहीं जा पाएंगे और उस समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। आसिफ साहब ने जो बात कही उसकी शुरुआत एलन राव साहब ने किया, उसको उन्होंने इंडोर्स किया। और जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं आसिफ साहब, उसका मैं भी भुक्तभोगी हो सकता था,
क्योंकि इनके नंबर से मेरे पास भी मैसेज आया था। वो तो अच्छी बात थी कि रात को 2:30-3 बजे के करीब मैसेज आया था और 2:30-3 बजे मैं सो गया। सुबह जब मैंने उठा, मैंने देखा कि भाई इन्होंने मुझसे कुछ डिमांड किया है, तो आजकल इतना तो हम सतर्क हो ही गए हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसफर करने से बेहतर लगा मुझे कि एक बार कॉल करके बात कर लेते हैं। तो मैंने इनको कॉल लगाया तो फोन रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो एक बार 2 बार रिंग हुआ, मैं फोन रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो मुझे लगा कि भाई कोई खेल है, जब तक बात नहीं होती तब तक रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, आप नहीं कर, तो उसमें तो मैं बच गया था। लेकिन इन्होंने बातें मुझे बताया 2-3 दिन बाद कि इनके साथ ये चीजें हुई थी, तो ये तो एक चैलेंज है। दूसरा, ये जो साइबर वाला जो मसला है, इसको एलन राव साहब और बेहतर तरीके से बताएंगे। ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है, कोई एक स्टेट पुलिस इसको अगर चाहेगी कि हम अपने हिसाब से इसको हम सॉल्व कर ले तो नहीं हो पाएगा। इसमें 2 मॉडल मैं आपको बताता हूं। राव साहब, आप इससे सहमत होंगे या असहमत होंगे, मुझे बताइएगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। 2 चीजें हैं सर, 2 बड़े स्पॉट हैं देश के अंदर। एक जो हरियाणा, जो जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहां से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। एक वो स्पॉट है जिसका बहुत ज्यादा जिक्र आता है, मेवात का बेल्ट, और एक आता है मेरे गृह राज्य में जामताड़ा, जो जिसको कहते हैं, जिस पर एक वेब सीरीज भी बनी थी। आप माने ना माने, एक और आ गया है आपके गृह राज्य में, एक और आ गया है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का हाँ, अभी वो बच्चा है जामताड़ा वालों के सामने, भारागोड़ा। तो मसला ये है सर कि इन दोनों को अगर हम अगर इन दोनों का हम एक नजरिए से देखें तो यहां पर लोकल सपोर्ट बहुत मिलता है, खादी का भी और खाकी का भी। मुझे याद है कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले, जो राज्य सरकार के मंत्री थे, उनका बयान था मेरे स्टेट का। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लड़के इतने तेज हो गए हैं कि दुनिया भर के पैसों को खींचकर जामताड़ा में ला रहे हैं। ये राज्य सरकार के एक मंत्री का बयान था। तो आप समझ सकिए कि मेवात में या जामताड़ा जैसे इलाके में साइबर क्राइम करने वालों को लोकल लेवल पर खादी और खाकी का कितना सपोर्ट मिल रहा है। राव साहब, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं बड़ी खबर के लिए जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। क्या आप मानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए पैन इंडिया जरूरत है, कोई स्टेट उस पर कुछ नहीं कर सकता? क्राइम की कोई ज्योग्राफिकल ग्राउंड नहीं होता है, कोई इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है। आज तो जामताड़ा और यहाँ की बात करो, इसकी बात करो, कोई लोग विदेशों में बैठ के क्राइम करते हैं। नो डाउट यहाँ के मैक्सिमम पकड़े जाने वाले क्रिमिनल हैं वो यहाँ के मेवात के हैं या फिर वहाँ के हैं जामताड़ा एरिया के हैं, लेकिन इनको पकड़ना ये बहुत बड़ा एक नेशनल लेवल की बात है। किसी स्टेट में कोई ऐसा नहीं है कि इसी स्टेट के पुलिस पकड़ेगी तो करेंगे, कहीं की पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है। लेकिन ये बात है कि अभी जो साइबर क्राइम का जो है ना, क्राइम बड़ा एक स्पेशल क्राइम है ये, और इसके लिए खासतौर से हमें चाहिए पुलिस के ट्रेंड ऑफिसर चाहिए जो कि खासतौर से साइबर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहें, उनकी मदद से हो। और कंप्लेंट्स इतनी आ रही है, मैं आपको बता दूं पब्लिक क्यों परेशान है। साइबर क्राइम की कंप्लेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनका रिड्रेसल कम हो रहा है, लोग पकड़े कम जा रहे हैं, 1-2%, 5% तक अगर पकड़े जा रहे हैं तो रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो लोगों को इसलिए खतरा पैदा हो रहा है कि कोई कहीं साइबर क्राइम में ना पकड़ा जाए। जैसे आपने तो अच्छा बच रहे आपने आपको, लेकिन ऐसे बहुत से फ्रॉड हुए हैं जो कि मोबाइल फोन को। चलिए सर मुझे 1 मिनट टाइम दिए राव साहब, मैं आपके पास आता हूं, कुछ और अनुभव आपको बताता हूं और उसमें आप उसको और डिस्क्राइब कीजिएगा। एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की जो सियासत है वो इस वक्त SIR को लेकर गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली में प्री SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर करीब 14 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं। सौरभ भारद्वाज का यह भी आरोप है कि गर्मियों की छुट्टियों में जो प्रवासी अपने घर गए थे, विशेष तौर पर उन प्रवासियों को निशाना बनाया गया है। झुग्गियां उजाड़कर गरीबों को नए फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार मौजूद थे, जिन्होंने SIR को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
तो चलिए एक बार फिर से अपनी हम चर्चा की तरफ लौटते हैं। मनीष जी, देखिए, दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे आपने पूर्व में बात कही कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर का जो अपराध है वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और ये पैन इंडिया हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही ज़्यादा हो रहा है, हर स्टेट, पंजाब में भी हो रहा होगा, झारखंड में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है। ये एक ऐसी समस्या है जिसको पैन इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को इस पर एक्ट करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दिल्ली के लिए मुझे जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने जो मुझे मोटे तौर पर लगता है जो बड़ी चुनौती है वो है ये जो चाकू छुरी बहुत ज़्यादा चलने लगा है। छोटी छोटी घटनाओं पे आप देखिए हर दूसरे चौथे दिन कोई किसी को चाकू मार दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें नाबालिग लड़के शामिल पाए जा रहे हैं। 14 साल 15 साल के लड़के गिरोह बना के चाकू छुरी चला रहे हैं, जान ले रहे हैं। ये एक उनके सामने बड़ी चुनौती है। ड्रग्स वाला एक मसला तो है ही, वो इससे इंटरकनेक्टेड है। और तीसरा ये जो गैंग वॉर वाला जो मसला है ये भी एक बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने, क्योंकि ये दो तीन प्रॉब्लम है, इनको अगर वो टच करते हैं तो दिल्ली ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। देखिए धर्मराज जी, ये समस्याएं डेफिनेटली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और तो मैं समझता हूँ आम पब्लिक है वो पैटी क्राइम जैसे चाकू वाली बात है, ड्रग्स वाली बात है, इससे ज्यादा परेशान रहती है। तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पब्लिक को सुख शांति देने के लिए ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में जो इन केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं उनके बारे में पता करना और उनके खिलाफ एक्शन लेना, दोनों बातें। पता कैसे होगा कि खुफिया तंत्र से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, हर थाना लेवल में बीट ऑफिसर्स हैं, डिवीजन ऑफिसर्स हैं, वो अपने अपने थाने में अपने खबरी तंत्र इस्तेमाल करें, यानी अपने खबरी राज जिसे कहते हैं, यानी कि खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए मुखबिर बनाएं, वो पता करके बताएंगे। क्योंकि ऐसे क्रिमिनल पब्लिक में ही तो रहते हैं और वो अगर बीट लेवल पे किसी बीट ऑफिसर को नहीं मालूम है तो ये बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि बीट ऑफिसर को कहाँ ईंट और रोड़ा लग रहा है वो तो सब पता होता है, लेकिन क्रिमिनल कहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में पता ज्यादा जरूरी है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा और कमिश्नर साहब को भी थाना लेवल की जो पुलिसिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, मुझे सवाल अचानक से जहन में आ गया। जैसे मुझे दिल्ली का तो उतना नहीं पता, जैसे हर जिले में जो पुलिस कप्तान होता है, एसपी एसएसपी, उनके पास एक फंड होता है जिसका आपने जिक्र किया कि मुखबिरी के लिए या वो जो उनके लिए पुलिस के लिए काम करते हैं वो ऑन पेपर नहीं होता, एक बजट होता है जो उनको दिया जाता है जो इस तरीके के मुखबिर को वो देते हैं। क्या दिल्ली में वो व्यवस्था है? किस स्तर के अधिकारी, ये डीसीपी रैंक के देते हैं या एसीपी रैंक के अधिकारियों के पास है या उनसे ऊपर वालों के पास? धर्मराज जी बिल्कुल होता है ये, और ये खास तौर से ज्यादा फंड जो होता है वो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के पास होता है। और वहां का जो कंट्रोल होता है उस फंड का वो कई लाखों रुपए का होता है। वो कंट्रोल स्पेशल सीपी के रैंक के ऑफिसर के पास होता है, लेकिन वो नीचे उसको अपने ऑफिसर्स को बताते हैं। कोई आदमी अच्छी एलोकेट करते हैं और खुफिया तंत्र को अगर कोई आदमी खबर लेके आता है और उससे अच्छा काम होता है, मान लो कोई गैंग पकड़ा जाता है, कोई हथियार वाला पकड़ा जाता है या ड्रग्स वाला पकड़ा जाता है, और वो पकड़ने वाला ऑफिसर ये कहता है देखिए मैंने अपने मुखबिर से मदद लेकर ये पकड़ा है, तो उस मुखबिर के लिए वो पैसा होता है जिसे कहते हैं वो सीक्रेट फंड बोलते हैं उसको। उसका कोई ऑडिट भी नहीं होता है, कोई ऑडिट नहीं होता है। जो सीनियर अफसर ने दे दिया उसको और वो इस्तेमाल भी वही किया जाता है जो साधारण जिलों में सर कप्तानों के पास होता है, एसपी एसएसपी के पास। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ये मैं 2 यूनिट बताइए, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी लेवल के लोगों के पास होता है वहां पर, लेकिन कम होता है। लेकिन हाँ, वो भी अगर बढ़ाया जाए तो बढ़ सकता है, इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि ज्वाइंट सीपी के पास आता है फिर वो नीचे डीसीपी तक जाता है, क्योंकि डीसीपी एक नोडल ऑफिसर है जिले का जो कि देखता है, जानता है कि कहाँ कितने पैसे की जरूरत है, कौन ऑफिसर ज्यादा इंटेलिजेंस का काम करता है, कौन ऑफिसर ज्यादा खुफिया अपने बताता है, उसको दिया। ठीक है, मनीष भाई आप कुछ कह रहे थे? मनीष भाई मैं एक जरूरी चीज ऐड करना चाह रहा था धर्मराज जी, जो कि अभी तक प्लीज। इस डिबेट में अनछुआ था। पिछले दिनों आपने दिल्ली में देखा था कि पश्चिमी दिल्ली में किस प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तहत एक दिल्ली पुलिस का जो अफसर था, जवान था, उसने एक बिहार के लड़के को, बिहार के लड़के को गोली मार दी गई थी। इस प्रकार का हम अपील करते हैं कि नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर जो हैं वो अपने पुलिस जो नीचे तक के पुलिसिंग है उनमें एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और एक पॉजिटिव ट्रेनिंग के तहत अपने लोगों को ट्रेन करने का। इसमें एक चीज आती है सर, ये राव साहब एक मिनट 30 सेकंड में मुझे थोड़ा इसका भी आंसर कर दीजिए सर। दिल्ली पुलिस में जो ये लोकल लेवल पर जो कांस्टेबल्स होते हैं, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, एसएचओज होते हैं,
इनमें जो ज्यादातर हम देखते हैं दिल्ली के होते हैं, हरियाणा के होते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के होते हैं, कुछ बाहर से होते हैं। तो इनमें क्या बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के या दूसरे प्रांतों की संख्या कम है? देखिए, एज कंपेयर टू दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा, इनके कंपैरिजन में दूसरे स्टेट्स की कंपेयर डेफिनेटली कम होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी भर्ती करने के लिए स्पेशल भर्ती अनाउंस होती है और इन स्टेट में जाकर वो वहाँ भर्तियां करी जाती हैं। पीछे भी कभी हुई हैं, लेकिन अब सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट का सिस्टम हो गया है जो कि स्टाफ सर्विस कमीशन करता है। उसमें किसी भी स्टेट का आदमी आकर अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का वो कर सकता है। पहले था सिस्टम में अलग अलग कई भर्ती करते थे, लेकिन ज्यादातर क्योंकि यहाँ के लोकल लोग ज्यादा है, 4 स्टेट मैंने बताया, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, और आप चले जाइए कहीं थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश तक भी, बिहार तक भी है, बहुत से लोग हैं। वहाँ के लोग भी, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं ऐसे स्टेट्स के लोग भी हैं जो कि साउथ के स्टेट्स, जैसे आपने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात की, वहाँ के जो लोग मूल तौर पर यहाँ पे काम करते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं और वो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर सुविधा उन लोगों को होती है दिल्ली पुलिस में काम करने की जो कि यहाँ आसपास ही रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। हाँ, वो क्योंकि दिल्ली में दिल्ली पैन इंडिया शहर है, हर शहर के लोग होते हैं, राज्य के लोग हैं, तो अगर हर राज्य की थोड़ी बहुत अगर वहां पर संख्या रहेगी तो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो अपने आप कम हो जाएगा। वो कम होने के कारण ही होता है और एक आध लोग तो हर जगह पर मिल ही जाते हैं। आसिफ साहब, एक बात बताइए सर, अभी के हिसाब से दिल्ली पुलिस के सामने, नए पुलिस कमिश्नर के सामने, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हमारे इस मंच के जरिए, हमारे चैनल के जरिए पुलिस कमिश्नर साहब से क्या 2-3 छोटी-छोटी अपील करेंगे? कमिश्नर साहब, पहली कलम से तो ये 2-3 काम जरूर कीजिए। सबसे पहले सरकार, कमिश्नर साहब से मैं अपील करूं, आवाज आ रही है जी? अब आई जी, मैं कहूँगा कमिश्नर साहब से मैं अपील करूंगा, आप सबसे पहले राजनीति मुक्त होकर आप काम कीजिए और सबको एक आईने से देखिए, तो आपके अंदर यदि काबिलियत है कि आप इसको वक्त रहते रहते अपने काफी हद तक इसको सुधारने में दिल्ली को कामयाब होंगे। अगर आपका हाल वही रहा जो पिछले कमिश्नर करते रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के अंदर जो हालात दिल्ली के अंदर हुए हैं उससे बाहर न निकलकर काम नहीं किया, तो दिल्ली के हालात और बद से बदतर होंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नीचे अगर सबके काम करते रहे तो। आपको एक आंख से पूरे दिल्ली को देखना होगा और क्राइम को खत्म करने के लिए जो सिंडिकेट चल रहा है उस गुजरात मॉडल से फ्री होकर काम करना होगा। हमने देखा है किस तरीके से गुजरात जेल से कॉल आते हैं और दिल्ली में एक्सटेंशन हो रही होती है, हत्याएं हो रही होती है, इससे कमिश्नर साहब को बाहर निकलना। भाई इतनी अपील है मेरी, दिल्ली अपराध मुक्त होगी, नशा मुक्त होगी, साइबर क्राइम मुक्त होगी। लेकिन आसिफ साहब देखिए सर, अपने पॉलिटिकल बॉसेस के आदेश के हिसाब से तो लोग काम करते ही हैं। अब जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी होंगे वो तो सुखू साहब जो कहेंगे वही करेंगे ना, या तेलंगाना वाले जो रेड्डी साहब हैं जो वहां के डीजीपी हैं जो बोलेंगे वही करेंगे। तो पॉलिटिकल जो बॉसेस जो उनको नियुक्त करते हैं उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो काम करेंगे, उनके आदेश पर ही काम करेंगे। इलीगल काम तो कोई नहीं करता। जी फिर तो जो दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ा मानने के लिए तैयार है कि 12 साल के अंदर दिल्ली जो क्राइम, ड्रग्स का, सिंडिकेट का जो काम चला, पॉलिटिकल आकाओं की छत्र छाया में चला, फिर तो ये वाली बात हो गई ना कि जो पॉलिटिकली पार्टी सरकार पे बिल बनाती बिल्कुल सही साबित हुआ। नहीं ये तो नहीं बिल्कुल सर, देखिए अगर अच्छे कर्म उनके खाते में जाएंगे, नहीं सर एक मिनट, अगर अच्छे कर्म उनके खाते में जाएंगे तो सीधी सीधी बात है। दिल्ली पुलिस को लेकर जब भी सवाल उठा तो पूर्व में मैंने, अगर आप तो लंबे टाइम से मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मैंने कभी भी आम आदमी पार्टी से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन है ही नहीं, वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय का अधीन है, तो गृह मंत्री उसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह है, उनके नीचे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जिम्मेदार है। ये तो हमेशा से है। नहीं, मैं तो देखो ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस हर तरीके से सक्षम है हमारी, कोई दिल्ली पुलिस में कमी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह दुरुस्त करना जानती है, क्राइम को कंट्रोल करना जानती है, और शर्त है सियासी आका उनसे उनका काम करने दें। ठीक है,
ठीक है आसिफ साहब। एलन राव साहब, जैसे आसिफ साहब ने एक बात कही, आप समय मेरे पास कम है तो आप उसका जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं कंक्लूड करने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। जैसे एक बात कही ना, आपने कहा कि साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए भी और देश के हर राज्य की पुलिस के लिए। एक उदाहरण बताता हूं सर, बिना उदाहरण लोग समझ नहीं पाएंगे। एक मेरे जानने वाले थे, उनके फादर को हाउस अरेस्ट किया गया, उत्तराखंड की बात बता रहा हूं, और उनको पता नहीं 2-4 दिन में उनके खाते से ले 38 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। बहुत सारी पैरवी लगी, पता चल गया कि, और वो मुझे पहली बार, क्योंकि बहुत क्लोज था तो मैं उस पर डीपली गया सर। जो पैसा ट्रांसफर हुआ ना, वो 8, 9, 10 साइकिल तक गया। अब जो उत्तराखंड पुलिस में जो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी थे, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं कितने अकाउंट होल्डर को पकड़ूंगा और कहां कहां जाऊंगा क्या, और कोई उसमें उत्तराखंड का तो है नहीं, कोई केरल का है, कोई झारखंड का है, कोई बिहार का अकाउंट है, कोई बंगाल का अकाउंट है, तो इतने जगह मैं पुलिस को कहां कहां दौड़ाऊंगा। तो एक तो ये बड़ी चुनौती होती है कि एक बार पैसा जो ट्रांसफर होता है वो 15-20 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एलन राव साहब। जी देखिए, साइबर क्राइम कैसे होता है मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जो कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो उन अकाउंट्स को खरीद लेते हैं, यानी कि उनको पैसे देके वो अकाउंट का कंट्रोल अपने पास रख लेते हैं, उनका एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते हैं, जाली आधार कार्ड इस्तेमाल करके वो अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो जिस प्रकार से कोई क्राइम कराते हैं किसी से कि भाई उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो अकाउंट उन्हीं के कंट्रोल में होता है, अकाउंट किसी और के नाम से होता है, उनको पता भी नहीं होता तुम्हारे अकाउंट में क्या हो रहा है। और वहां से फिर वो जल्दी से जल्दी जो पैसा उनके उस अकाउंट में आ गया, उस अकाउंट से जल्दी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं या कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम उनका होता है, और ये करने के लिए वास्तव में जो कह रहे हैं आपके जो उत्तराखंड के डीजी साहब बता रहे हैं, उसमें दिक्कत यही होती है कि अलग अलग और खास तौर से दूर दराज के इलाकों में होता है। ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है, या जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में है। ऐसी दूर दराज के ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे पुलिस को जाने में बहुत दिक्कत भी होती है, और वो एक प्रॉब्लम सम काम है। लेकिन इसका एक तरीका है, जो पैसा जिस अकाउंट में गया है, दिल्ली पुलिस की इसकी HMA की, होम मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इसमें अगर क्राइम होते ही 24 आवर्स में खबर कर दी जाए, बता दिया जाए, तो जो पैसा जिसके अकाउंट से कहीं दूसरे अकाउंट में फ्रॉड होकर गया है, उस पैसे को वहां पर होल्ड किया जा सकता है। जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी होल्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद एक प्रोसीजर है, वो पैसा उनको वापस आ जाता है। तो ये एक सिस्टम है। मैं समझता हूँ साइबर क्राइम के लिए स्टाफ को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, दिल्ली पुलिस में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में, क्योंकि क्राइम हर जगह बढ़ रहा है, खाली दिल्ली पुलिस में नहीं बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, इसमें साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ये जो खुफिया तंत्र को तेज किया जाए, जो कि नए कमिश्नर साहब डेफिनेटली इसमें। चलिए ठीक है सर। अवधेश जी के पास मैं जाऊंगा। अवधेश जी, 1.5 मिनट है आपके पास। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली को साइबर अपराध तो एक विभाग ही है जो काम करता है, जो आम लोगों से जुड़े अपराध हैं, चाकू छोरी, गोलीबारी, एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर, इससे निजात दिलाने के लिए किस तरीके से एक्ट करेंगे? देखिए धनराज जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैंने शुरू में कहा था कि जो अभी दिल्ली के नए अपने आयुक्त बने हैं, पुलिस आयुक्त बने हैं अनुराग जी, उनको अनुभव बहुत अच्छा है, हर जगह का अनुभव है, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली को एक अच्छी प्रभावशाली कानून व्यवस्था देने काम करेंगे, दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने का काम करेंगे। ये एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस तरह से जो अपनी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता है बैठे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, मैं एक बात इनको बता दूं और जो दर्शक है वो भी समझ लेंगे वाली बात। अभी जनवरी 2026 में दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट आप भी देखिएगा। इनसे मैं कहना चाहूंगा, जो आसिफ जी बैठे हैं या मरीज झाजी बैठे हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2023 और 2024 और 2025 3 साल का आंकड़ा है। 2023-24 की अपेक्षा 2025 में सभी प्रकार के, सभी श्रेणियों के जो अपराध हैं उनमें कमी देखी गई है 30 से 40%। कहीं ना कहीं तो कानून व्यवस्था अच्छी है, जिसकी वजह से कमी देखी गई है, और आने वाले समय में और अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी। लेकिन आप ये बताइए, जो एनसीआरबी का डेटा है जो कहता है केरल सबसे आगे है क्राइम में, केरल में किसकी सरकार है, किसकी समर्थित सरकार है बताएंगे आसिफ जी? कांग्रेस समर्थित सरकार है।
हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये राज्य पंजाब और केरल तो ऐसे राज्य हैं जो एनसीआरबी के डेटा में सबसे ऊपर है क्राइम पर। कौन जिम्मेदार है वहां पर? वहां भी भाजपा सरकार जिम्मेदार है क्या? अरे कब तक दूसरों के ऊपर अपने सिर फोड़ते रहोगे भाई? अपने काम भी करिए कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं? झूठे आगे मत कीजिएगा, आज जो पढ़ के रहिएगा। चलिए ठीक है सर, दाएं बाएं नहीं जाते हैं। देखिए सर देखिए, एक सुर में हम सभी लोग, जो रेजोल्यूशन पास होता है ना, हम लोग ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जो नए पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनको शुभकामनाएं, क्योंकि वो अच्छा काम करेंगे, उनका टेन्योर अच्छा होगा तो दिल्ली के लिए अच्छा होगा, दिल्ली के लोग सुरक्षित होंगे। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, हम लोगों की कामना भी यही है। तो हम सभी लोगों को इस मंच के जरिए उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनका ये टेन्योर सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो अगर उनका टेन्योर सक्सेसफुल रहेगा तो ये दिल्ली के लिए सबसे अच्छी बात होगी। सभी लोग सहमत होंगे, हम भी भर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अवधेश उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।